आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सोनम गुप्ता। आइए नजर डालते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। 11 साल में पहली बार हो रही है इतनी वर्षा। राजधानी में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही बादल गरज रहे और बरस रहे हैं, जिसके कारण एक तरफ तो दिल्ली के लोगों को राहत है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासियों को एक बार फिर से जल जमाव और जाम का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण दिल्ली के आरके पुरम सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम में यहाँ मानसून भले ही देरी से दस्तक दी है, लेकिन बीते 11 सालों में इस बार की बारिश ने दिल्ली में 1005.3 मिलीमीटर के साथ रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2010 के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में मानसून की बारिश ने 1000 मिमी के निशान को पार किया है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाएगी। खट्टर सरकार एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों और कृषि नेताओं के बीच एक बार फिर बैठक के बाद 28 अगस्त को करनाल के बस्तर टोल घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जांच हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी। ये जांच 1 माह में पूरी होगी। इसके दौरान पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। करनाल में स्थायी प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि बातचीत सकारात्मक वातावरण में हुई। आम सहमति से निर्णय लिया गया और सरकार 28 अगस्त को हुई घटना की हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी। आरोपी पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर भेजे गए हैं ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सेक्शन पोस्ट पर नौकरी भी देगी। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा समेत 3 कांग्रेस विधायकों को बाल अधिकारी आयोग का नोटिस। प्रदर्शन में बच्चे को शामिल करने का आरोप। हरियाणा बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने कांग्रेस के विरोधी प्रदर्शन कार्यक्रम में 8 साल के एक बच्चे को बैठाया जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के 2 अन्य विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बाल अधिकारी आयोग ने इस कृतक को बच्चे के साथ क्रूरता और सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने वाला करार देते हुए नोटिस जारी किया है। ये मामला पिछले महीने का है, जब कांग्रेस विधायकों ने राज्य के कथित पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और वक्त हुई आपराधिक घटनाओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हरियाणा विधानसभा तक मार्च निकाला था। विरोध प्रदर्शन के तहत 8 साल के एक बच्चे को साइकिल रिक्शा में बैठाया गया और उसके हाथ में एक तख्ती दी गई। बाल अधिकारी आयोग ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी बच्चे को रिक्शे पर जबरदस्ती बैठाना एक प्रकार की क्रूरता है। शरद पवार ने साधा कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी सामंजस्य में मनमुटाव की अटकलें तेज। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना सब कुछ गंवा चुके एक जमींदार से कर विपक्ष एकता में दरार को उजागर कर दिया है। इस बयान से साफ है कि विपक्षी एकता के लिए सिर्फ भाजपा विरोध काफी नहीं, विपक्ष के अंदर भी नेतृत्व को लेकर झगड़ा और क्षेत्रीय दावेदारी के भी अपने मायने हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि विपक्षी एकता में कांग्रेस को अपनी भूमिका समझनी होगी। पवार के इस बयान से कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सहमत हैं। उनकी दलील है कि पिछले 6 साल में हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे गए हैं। ये एक हकीकत है। कोरोना की तीसरी लहर का डर किसी तरह की ढिलाई का सवाल नहीं। केरल, महाराष्ट्र का नाम लेकर सरकार ने दी सख्त हिदायत। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब तीसरी लहर का डर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां एक दिन में 4000 कोरोना के केस सामने आए हैं, वहीं केरल में 2510 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र और केरल में नए कोविड-19 संक्रमण के दैनिक आंकड़े इस बात का सबूत है कि ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सरकार ने केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादा मामलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने विनोबा भावे सुब्रमण्य भारती को अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। बताया गांधीवादी सिद्धांतों का मसीहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने भारत को आज़ादी मिलने के बाद महान गांधीवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। वर्ष 1895 में जन्मे भावे ने अपना जीवन गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार में लगाया और वह विशेषकर भूमदान के लिए और भू अभियान के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने देश भर के लोगों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी किया, जिसे उन्होंने भूमिहीन गरीबों के बीच वितरित किया। लगे हाथों प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल साहित्यकार सुब्रमण्यम भारती को भी उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में भारती पर दिए अपने भाषण को पोस्ट करते हुए कहा, 100वीं पुण्यतिथि पर असाधारण सुब्रमण्यम भारती को याद कर रहे हैं। हम उनकी समृद्ध विविधता, हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुआयामी योगदान, सामाजिक न्याय और महिला शक्तिकरण पर महान आदर्शों को याद करते हैं। जालंधर में 27 सितंबर को जाम रहेगा नेशनल हाईवे। किसान यूनियन का ऐलान, कृषि सुधार कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन। जालंधर के कैंट स्टेशन पर रोकेंगे ट्रेन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के लिए विरोध करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू व ठीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में ये बंद रहेगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजेवाल ने जालंधर में प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। बीकेयू राजेवाल 27 सितंबर को जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे दिन भर जाम रहेगा। किसान संगठन पीएपी चौक पर धरना लगाएंगे। इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। इसके अलावा जालंधर कैंट स्टेशन पर ट्रेन भी रोकी जाएगी। इसके लिए यूनियन की तरफ से किसानों को संगठित करना शुरू किया जा रहा है। इसी मद्देनजर अब पुलिस अलर्ट हो गई है। भारत बंद के दौरान सुरक्षा के साथ ट्रैफिक के लिहाज से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए अफसरों ने प्लानिंग शुरू कर दी है। पंजाब सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने अगले विधानसभा चुनाव तक पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत देकर पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व डीजीपी के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जांच पर रोक और ट्रायल में पेशी की भी छूट दी जाएगी। कई मामलों में गिरफ्तार की आशंका झेल रहे सैनी ने याचिका में कहा था कि आगामी चुनाव में लाभ देने के लिए पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाना चाहती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस कुछ भी करने के लिए तैयार है। सैनी की दलीलों को मानते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिए हैं कि साल 2022 विधानसभा चुनाव तक पहले से दर्ज या अब किसी नए केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। चुनाव तक किसी भी मामले में उनके खिलाफ जांच नहीं होगी। पंजाब में 30 सितंबर तक सरकार ने बढ़ाई कोरोना पाबंदियां। रैली व कार्यक्रमों में 300 लोग ही हो सकेंगे शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए मौजूदा कोविड पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राजनीतिक जनसभाओं समेत सभी कार्यक्रमों में 300 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। राजनीतिक दलों व त्योहारों के दौरान कार्यक्रम प्रबंधकों को खास निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर एक खुराक तो लगी होनी चाहिए। खाने के स्टॉल पर तैनात होने वाले कर्मचारी और प्रबंधन पर भी यह नियम लागू है। अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी अगले सप्ताह आएंगे भारत। क्लाइमेट चेंज समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु संबंधी विशेष दूत जॉन कैरी अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा होने वाले देश क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन की भी शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि जॉन कैरी की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च करेंगे। यूएस एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के 2 मुख्य समझौते में भी एक है, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
उत्तराखंड चुनाव 2022 पहली बार इस्तेमाल होगी AM3 ईवीएम। अगले हफ्ते शुरू होगा रिटर्निंग अफसरों का परीक्षण। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार अत्याधुनिक और ज्यादा सुरक्षित AM3 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीन बिहार से यहाँ पहुँच चुकी है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। 18,400 वीवीपैट पहुँच चुकी हैं। इस बार के चुनाव में जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा वे ईवीएम की 3rd जनरेशन यानी M3 होगी। इसका इस्तेमाल पिछले दिनों बिहार के विधानसभा चुनाव में भी किया गया था। हरियाणा सरकार ने बनाया नया ड्राइविंग मैनुअल। लाइसेंस बनाने में धांधली पर अंकुश, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटना में और परिवहन विभाग में फेल दलालों पर अंकुश लगाने के लिए नया ड्राइविंग मैनुअल लाई है। 96 पन्नों के मैनुअल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अब अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में होने वाली नकल और धोखाधड़ी को तुरंत पकड़ लेंगे। परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव व वर्तमान में डीजी विजिलेंस शत्रुजीत कपूर ने नए मैनुअल को तैयार किया है। 9 साल बाद दूसरा संस्करण लागू किया जा रहा है। 2012 में पहला संस्करण कपूर ने ही बनाया था। दूसरे संस्करण में सबसे अधिक जोर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पारदर्शिता पर दिया गया था। इसके लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर का फरीदाबाद में ट्रायल जारी है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। योगी सरकार ने किए PCS अफसरों के तबादले। मुख्यमंत्री ने दी तबादलों को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में PCS अफसरों को तबादलों को मंजूरी दी है। लखनऊ के ADM, ट्रांस गोमती सिटी मजिस्ट्रेट व 1 अपर नगर अभियुक्त सहित प्रदेश के 38 PCS अफसरों को इधर से उधर किया गया है। तबादले पब्लिक डोमेन में न सर्कुलेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कर्मचारियों को इधर उधर करने का दौर जारी है। सुल्तानपुर जिले में कलेक्ट्रेट व तहसीलों में एक ही पलट पर कई वर्षों से जमे 38 कर्मचारियों को DM ने अनुमोदन के बाद इधर उधर कर दिया गया है। इसमें कुछ कलेक्ट्रेट से तहसीलों को भेजे गए, जो कुछ वापस कलेक्ट्रेट लाए गए हैं। आदेश में कर्मचारियों को तुरंत ज्वाइन करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ कार्यक्रम में लगेगा 4.50 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर। अलीगढ़ में 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय एवं डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम के लिए 4.50 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में जर्मन हैंगर लगेगा। जर्मन हैंगर लगाने का काम मुजफ्फरनगर की गांधी टेंट हाउस संस्था को दिया गया है। इवेंट मैनेजर दीपक जैन ने बताया कि यहाँ पर 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। मुख्य मंच 80 गुणा 32 फुट का होगा। इसके ठीक पीछे ऊपर की ओर 40 गुना 12 फुट का डिजिटल पैनल बैक ड्रॉप के रूप में कार्य करेगा। 16 गुना 36 फुट के 2 सहायक मंच बनाए जा रहे हैं। उमस एवं गर्मी से जनसामान्य को सुरक्षित रखने के लिए 500 पंखे एवं कूलर भी लगाए जाएंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भरी सपनों की सबसे ऊंची उड़ान, गर्व से ऊंचा हुआ माता पिता का सर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 124 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड के जैवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने माता पिता को पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर गए। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के लिए अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा की। दरअसल नीरज का बेंगलुरु में सम्मान किया जाना है, जिसके लिए उन्हें फ्लाइट से वहां जाना था। नीरज चोपड़ा अपना सपना पूरा करने के लिए मां सरोज देवी और पिता सतीश चोपड़ा को भी साथ ले गए।